नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। हरियाणा की जनता को मिलेगा बड़ा लाभ। आज देश में मना रहा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में समारोह का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। हरियाणा विधानसभा में गूंजा मनीषा मौत का मामला। सीएम सैनी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। हरियाणा विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन। और अब समाचार विस्तार से। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस भवन का हरियाणा की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर इस संस्थान के माध्यम से हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत बने। इसमें विकसित हरियाणा मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन में वो सभी व्यवस्थाएं हैं जिसकी जरूरत है, चाहे कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग्स रूम और लेक्चर रूम्स हो, जिनका अन्य विभागों के अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ अधिकारियों को नई तकनीक और नई नीतियों से अवगत कराने के लिए भी इस भवन का बड़ा लाभ मिलेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि स्वच्छता को लेकर हरियाणा के शहरों की अलग रैंकिंग तय की जाएगी। 17 सितंबर को सरकारी आधुनिक अस्पतालों के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान, ये इसका आज उद्घाटन हुआ है और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें वो सब फैसिलिटीज़ हैं। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत, तो 2047 तक विकसित हरियाणा ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी। उसके लिए और उससे अलग भी इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं कि हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर ज़माना बदलता रहता है और उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो उसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ वो मिलेगा। मैं इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों के आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी सीएमओस हैं, पीएमओस हैं और पीएमओ के साथ साथ हमारे एडीसीस जुड़े हुए हैं और डीसी सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर के कि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की है। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में। करनाल से डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने वरिष्ठ अतिथि के तौर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी उपलब्धियों और भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान बनाई है और आज इसरो की उपलब्धियां पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले समय में देश विकसित भारत की संकल्पना के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भी अग्रणी रहेगा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। छात्र छात्रों को सम्मानित किया गया और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों और वैज्ञानिकों को भी मंच से सम्मानित किया गया।
आज तीसरा अंतरिक्ष दिवस था, क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 जो है वो चांद के ऊपर उतरा था। विक्रम जो लैंडर है वो चांद के ऊपर उतरा, और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारे की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, या जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस दिन बैठ करके कोई विचार विमर्श करें। सबकी जानकारी बढ़ती है, और आज के हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या अन्य जो चीज़ें हैं, खास करके माइनिंग है, जैसे आज बताया गया कि जो सरस्वती का मार्ग है वो अंतरिक्ष के इन फोटोग्राफी के माध्यम से ही हमको ये पता लगा कि जो कभी एक बड़ी नदी, ऐतिहासिक नदी सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर से बह के निकलती थी, और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से सारे पिक्चर ध्यान में आए। बहुत बड़ा सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी अंतरिक्ष की इस विद्या का बहुत बड़ा एक रोल है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या के बहुत ज्ञाता, जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्यौहार हैं, हमारे पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहों के राशि के हिसाब से उनका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है, एक प्रकार से जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता कि फला दिन फला समय पर ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत उपकृत था, लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है ये हम उस एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक पहुंचाने में असफल रहे। हमारा देश जो है वो प्राचीन हो गया, लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान इनका हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर विज्ञान जगत को, हमारे विज्ञान के छात्रों को, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मनीषा बेटी के मामले पर राजनीति करना बंद करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल अनावश्यक हंगामा कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस विषय पर प्रश्नकाल में सवाल पहले से ही सूचीबद्ध हैं और उस पर चर्चा भी होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी की बेटी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर थी। उस समय तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, जिससे पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते थे। इनके विपरीत आज तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष दिखावा कर रहा है, जबकि जनता को कांग्रेस के कृत्य अच्छी तरह याद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार सदन में कुछ युवा विधायक चुनकर आए हैं, जिन्हें शायद यह अंदाजा भी नहीं होगा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी शर्मनाक और दयनीय थी। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधियों पर निर्णायक प्रहार करते हुए पंचकुला में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीजीपी हरियाणा के निर्देश पर पंचकुला पुलिस और साइबर हरियाणा की टीम ने आईटी पार्क पंचकुला में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर दबिश दी और 85 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इन कॉल सेंटरों के मालिक और कर्मचारी दोनों शामिल हैं। ये कॉल सेंटर संगठित तरीके से देश विदेश, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को शातिराना तरीके से ठगने का काम कर रहे थे। ये कार्रवाई हरियाणा पुलिस की साइबर अपराध के खिलाफ कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हरियाणा पुलिस महानिरीक्षक शत्रुजीत कपूर ने इस सफल अभियान के लिए संबंधित टीम को बधाई दी और कहा कि यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस की साइबर अपराध से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसको जड़ें भारत से बाहर तक फैली हो सकती हैं। शुरू से साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी एक्शंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही जोर रहा है। तो उसी के चलते हुए कल पंचकुला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स, जो कि एक टीम हमारी एसएचओ साइबर लीड कर रहे थे, एक टीम इंचार्ज क्राइम 26 और तीसरी टीम इंचार्ज डिटेक्टिव, हमारे एसएचओ साइबर, एसएचओ विमेन और स्टेट साइबर से लेके हमारे एएसआई अंकुश और साइबर एक्सपर्ट श्रीमती मनीषा और साथ में ही हमारे एसएचओ चंडी मंदिर श्री रामपाल जी, इन टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के आईटी पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू
ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे हुए। मनप्रीत जी, बात करें, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं या एक ही नाम से चल रही है? नहीं, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं जी। जो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस IT सर्विसेज कंपनी के नाम से था, और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट टोटल कंपनी। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी गिरफ्तारी तो हम कर रहे हैं। इसमें जो मेन हमारे मुख्य आरोपी हैं वो जो है वो आपको बता दिया जाएगा, बट इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट अभी आया है वो 85 इंडिविजुअल्स का है। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। बहादुरगढ़ में अवैध PVC गोदाम में भीषण आग लग गई और ये आग झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी है। जानकारी के मुताबिक आग से लाखों रुपए का प्लास्टिक का कबाड़ जलकर राख हो गया है। गोदाम के साथ लगती कार वर्कशॉप में भी आग फैलने का खतरा बना हुआ है। बचाव के लिए वर्कशॉप से गाड़ियां बाहर निकल गई और मिली जानकारी के मुताबिक श्री बालाजी ट्रेडर के नाम से अवैध PVC गोदाम चल रहा था और पास के SLD ऑटोमोबाइल कार सेल परचेज सेंटर और श्याम मोटर्स वर्कशॉप में आग फैलने का खतरा बना हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2-3 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। प्लास्टिक अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद शहर में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने शव को छिपाने के लिए पॉलीथीन और कपड़ों में लपेटकर पहाड़ी इलाके में बने एक नाले में फेंक दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या में उसकी पत्नी भी शामिल थी। मां और बेटे को पुलिस ने हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिनों के रिमांड पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। 1 अगस्त को थाना BPTP में कुलबीर वासी अजरुंगा ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसका भाई हरबीर 13 विलेनियम सोसाइटी सेक्टर 75 में रहता है और वो 11 जुलाई से लापता है, जिस पर थाना BPTP मिसिंग की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने मृतक हरबीर वासी की पत्नी संगीता व उसके बेटे साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि जो साहिल है वो 11 जुलाई की रात को आया था मकान पर अपने पिताजी के पास, तो उसके पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला, तो इसी बात पर गुस्सा होकर वह दूसरे मकान की छत से अपने मकान में गया और अपने पिताजी के सर पर चोट मारकर उसके द्वारा पिताजी की हत्या कर दी गई। तो इस मामले में जो हरबीर था, उसकी पत्नी ने उसके बेटे साहिल ने मिलकर उस डेड बॉडी को, हरबीर की डेड बॉडी को एक कपड़े में इस तरह से पैक करके 12 जुलाई को सूरजकुंड क्षेत्र में सिद्धार्थ आश्रम से आगे पुलिया में डाल दिया। जो पुलिस द्वारा डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है, जिनसे पूछताछ जारी है। रोहतक में 25 सितंबर को मनाई जाने वाली चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर इनेलो पार्टी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी सिलसिले में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला 25 अगस्त को करनाल के जाट धर्मशाला में करनाल, इंद्री और घरौंडा हलकों के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। 25 अगस्त को करनाल के जाट धर्मशाला में करनाल, इंद्री और घरौंडा विधानसभा हलकों के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक होगी, जिसमें इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। शनिवार को इंद्री में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में इस सम्मेलन की रूपरेखा तय की गई है और बैठक की अध्यक्षता हल्का अध्यक्ष भरत बड़ान ने की है, जबकि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनेलो प्रदेश उपाध्यक्ष यशवीर राणा शामिल हुए। नेता जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो जाट भवन करनाल के अंदर 25 तारीख को मीटिंग में आएंगे शायद 4 बजे। उसके लिए न्योता देने लगे मेरे भाइयों को और उसकी तैयारी के लिए हमने उनका स्वागत करना है। आने वाली 25 तारीख को जो 25 सितंबर होती है, हम पर्व के तौर पर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं। उस जन्मदिन की तैयारी में ये सारा कार्य चल रहा है। भाई अभय सिंह चौटाला जी करनाल धर्मशाला के अंदर उसका न्योता देने के लिए अपनी तरफ से हाथ जोड़ने के लिए आएंगे हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। तो सारे कार्यकर्ताओं से हमारे सारे आजोदेदार हैं, चाहे वो SC सेल के हैं, BC सेल के हैं, जो जर्नल सेल के हैं, आम हमारा जो सीनियर कार्यकर्ता है। आज सीनियर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि आपने वहाँ बढ़ चढ़कर हमारे नेताजी का वहाँ स्वागत करना है और 25 तारीख को 4 बजे जाट भवन करनाल के अंदर आपने पहुंचना है, ताकि आने वाली हमारी 25 तारीख की तैयारियां पूरी हो सकें। जो वो संदेश और हमारे को जो हुक्म करेंगे उसकी हम पालना करें।
ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में कुछ दिन पहले पंतनगर विश्वविद्यालय ने सिंदूर आम को विकसित किया था। वहीं अब करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने जाबाज भारतीय सैनिकों को सैल्यूट देते हुए अपनी तरह का पहला ऑपरेशन सिंदूर पार्क विकसित किया है। इसे महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माने जाने वाले सिंदूर के पौधों से सजाया जा रहा है। सिंदूर एक पौधे से प्राप्त होता है। इसे कुमकुम का पेड़ या अंग्रेजी में बिक्सा और लाना भी कहा जाता है। इस पौधे पर गुच्छों में लगने वाले हरे रंग का फल जब पककर लाल होते हैं तो उन्हें सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे सिंदूर कहते हैं। वहीं इस पार्क में सैकड़ों सिंदूर के पौधे लगाए जाएंगे और पहला पौधा लगाकर पार्क की शुरुआत कर दी गई है। कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है, जिस दिन भगवान गणेश का लोग अपने घरों में विराजमान करवाते हैं। वहीं अंबाला में पिछले 30 सालों से भगवान गणेश की प्रतिमाएं बना रहे मूर्तिकार ने बताया कि इस बार भी शेषनाग और मोरपंखी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और अंबाला एक ऐसा स्थान है जहां से पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल से भी लोग आकर भगवान की प्रतिमाएं लेकर जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर तो अंबाला में भी मुंबई की तर्ज पर भगवान का यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कालका में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जिसमें लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और इस बीच नगर परिषद कालका चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर जिस कंपनी को पहले दिया गया था उसने बीच में ही काम छोड़ दिया था। अब वह टेंडर दोबारा दिया गया है, जिसकी राशि 5.5 करोड़ से अधिक है। कृष्ण लांबा ने कहा कि इस टेंडर का मोलभाव मंत्री द्वारा 4 सितंबर को किया जाएगा और मोलभाव करने के बाद टेंडर फाइनल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर सेवा बंद होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं और आने वाले 2 से 4 दिनों में पूरा रुका हुआ कचरा हटा दिया जाएगा और जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।